एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। जैसा कि पोल में पूछा गया था कि सबसे पहले अगली वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए, तो काफ़ी फ्रेंड्स ने साइकोलॉजी की डिमांड की थी। इससे पहले 2 चैप्टर हम साइकोलॉजी के कर चुके हैं, जिसमें साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन, उसका उद्भव कैसे हुआ, कैसे कैसे रिसर्च हुई, कुछ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि अगर ओवरव्यू में दूं आप लोगों को, तो जो महत्वपूर्ण बातें हमने उस अंतर्गत की थी कि जो मनोविज्ञान को सबसे पहले उसकी शाखा किसके माना जाता है, दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में माना जाता है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ यानी कि आत्मा का विज्ञान है ना, और आधुनिक समय में उसको क्या माना गया है, व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन है ना। और उसके पिता, मनोविज्ञान के पिता कौन है, विलियम वुंट। तो इसी तरह की, और मनोविज्ञान की जननी कौन है, मनोविज्ञान का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, 16वीं 17वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में कैसे इसको, इसके नाम परिवर्तित होते रहे या इसके अर्थ परिवर्तित होते रहे। मुझे 1 दर्जन बालक दो, जैसा चाहोगे वैसा मैं बना दूंगा, ये कथन किसका है मनोविज्ञान के संबंध में, है ना। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ पर, कब और किसने बनाई, मनोविज्ञान के जनक कौन रहे हैं, तो ये सब बातें हम मनोविज्ञान के जो इंट्रोडक्शन है उसके अंतर्गत कर चुके हैं। उसके बाद हमने सेकंड जो चैप्टर किया था वो किया था वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके अंतर्गत भी हमने क्या क्या जाना, वृद्धि विकास का अर्थ और उसकी परिभाषाएं, वृद्धि और विकास में अंतर, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और इसके अंतर्गत सबसे इम्पोर्टेंट है इसके बीच में डिफरेंस, सॉरी, ओके, डिफरेंस, इसमें क्या अंतर है वृद्धि और विकास में, क्या वृद्धि और विकास दोनों समान है या एक दूसरे की पूरक है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, ये भी हम अपने सेकंड चैप्टर में कर चुके हैं। इसकी स्टेजेस कर चुके हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने किए हैं अपने चैप्टर के अंत में। जैसे अगर मैं आपको, हमने उसमें सबसे पहले जो आता है कि जो विकास की प्रक्रिया है, ग्रोथ की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कब शुरू होती है, जन्म से पहले, जन्म के साथ, जन्म के बाद, इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहली अवस्था या सबसे कम समय में कौन सी अवस्था वृद्धि और विकास की मानी गई है, ठीक है। और जन्म के पश्चात जो सबसे पहले या सर्वाधिक विकास की अवस्था होती है वो कौन सी होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दूसरे अध्याय में मिल जाएंगे, जो कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलते हैं अपना सेकंड, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पर, चैप्टर 3। चैप्टर 3 का ये हम इंट्रोडक्शन करेंगे आज कि हम इसके अंतर्गत क्या क्या करने वाले हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम इसको जारी रखेंगे। मुख्य बिंदु यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या हम इसके इंटेलिजेंस के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे बुद्धि का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस एंड डेफिनेशन, परिभाषा। फिर उसके प्रकार करेंगे, उसके प्रकारों में सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस, कंक्रीट इंटेलिजेंस और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, इन सब पर बात करेंगे। इसके बाद करेंगे हम बुद्धि के सिद्धांत यानी कि थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें आपका सबसे पहला पॉइंट है यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट, यानी कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि ये सिद्धांत दिया किसने है, ठीक है। और इसके समर्थक कौन रहे हैं और इसका दूसरा नाम क्या है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो रहेगा द्विकारक सिद्धांत पर, फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इसके प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन है, ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, जी एंड एस, जी फैक्टर और एस फैक्टर, ठीक है, जिसको हम विशिष्ट या स्पेशल और यहाँ पर जनरल यानी कि सामान्य कारक के बारे में
जानते हैं, समझते हैं कि सामान्य कारक क्या होते हैं, जनरल फैक्टर्स कौन से होते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको विस्तार में जानेंगे। बहुकारक सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी है, इसके क्या क्या काम है, कौन कौन से इसके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ग्रुप फैक्टर थ्योरी यानी कि समूह कारक सिद्धांत। फिर आता है हमारा हियरार्चिकल थ्योरी यानी कि पदानुक्रमित सिद्धांत, जो कि समूह कारक में हम उन एबिलिटीज के बारे में भी बात करेंगे जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज बताई गई हैं। ये आपकी 8 मेंटल एबिलिटीज हैं, जिसमें आपकी न्यूमेरिकल, वर्बल, ठीक है, स्पेल, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी, रीजनिंग, ये सब आएगा। उसके बाद फ्लूइड एंड जो आपका क्रिस्टलाइज्ड, यहाँ पर आपका क्रिस्टलाइज है ये, जो कि आपका तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद आपका मल्टी फैक्टर थ्योरी आ जाएगा, देन आपका कोग्निटिव थ्योरी, ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा त्रितंत्र सिद्धांत, ट्रियार्चिक थ्योरी। इसके बाद हम करेंगे पॉइंट 4। 3 पॉइंट हम पहले बता चुके हैं, बुद्धि का अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार, उसके सिद्धांत। सिद्धांत में हम 10 सिद्धांत करेंगे बुद्धि के। फिर हम करेंगे बुद्धि का मापन, बुद्धि मापन के प्रकार यानी कि मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि इन सब का निचोड़ होंगे, जैसे कि वन लाइनर के तौर पर हम ये सब करेंगे कि बुद्धि क्या है, एक मानसिक योग्यता है ना, क्या सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक जैसी होती है, क्या हर परिस्थिति में एक ही व्यक्ति की बुद्धि में परिवर्तन देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ बुद्धि से संबंधित फुल फॉर्म्स हैं, जैसे WAIS क्या है, WISC क्या है, WPPSI क्या है, इस तरह से हम कुछ बातों को जानेंगे। बुद्धि का अर्थ और परिभाषाएं हम इसी के अंतर्गत कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो नोट्स है वो हैंड रिटन है, और यही नोट्स पढ़कर मैंने भी सिलेक्शन पाया है DT+B में ही प्राइमरी टीचर के तौर पर, ठीक है। तो मैं जो चाहती हूँ कि जो मैंने पढ़ा है, जिससे मैंने सक्सेस पाया है, वो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे। तो सीधे इसी को डायरेक्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बुद्धि का अर्थ जान लेते हैं। बुद्धि शब्द मनोविज्ञान ही नहीं अपितु सभी यानी कि सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञानों की दुनिया में एक नहीं दुनिया में महत्वपूर्ण है। व्यक्ति की कार्य क्षमता यानी कि जो भी काम आप करते हैं, कितना काम एक दिन में कर सकते हैं, उसका व्यवहार कि आपका बिहेव कैसा है, किन लोगों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, किस सिचुएशन में आपका व्यवहार कैसा होता है ना। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एक जैसा नहीं होता, यानी कि मेरे मान लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं, तो मेरा जो बिहेव है वो दोनों के साथ एक समान नहीं होगा, या एक ही फ्रेंड के साथ हर समय एक जैसा व्यवहार नहीं होता है ना। तो वो चीजें समायोजन कि आप किन परिस्थितियों में समायोजन कर पाते हैं, किस स्थितियों में आप समायोजन नहीं कर पाते हैं, समस्या समाधान आदि अनेक ऐसे पक्ष हैं जहां व्यक्ति अपने विवेक से कार्य कर सफलता प्राप्त करता है। किसी भी कार्य को विधि पूर्वक बिना किसी परेशानी के हल करना बुद्धिमत्ता का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, अब बहुत से कैंडिडेट्स हैं या कह सकते हैं एस्पिरेंट्स हैं जो फॉर्म अप्लाई भी करते हैं। वैकेंसीज सभी के लिए सेम है, सिलेबस जो क्वेश्चन पेपर है सभी के लिए सेम है, टाइमिंग है सभी के लिए सेम है,
नेगेटिव मार्किंग है, सभी के लिए सेम है। लेकिन एक चीज है, क्या, ये बुद्धि है ना, और उस बुद्धि से उस समस्या समाधान को हल करने की एक विधि, एक तरीका, आप कितने उसमें सफलता प्राप्त कर पाते हैं, एक एक्सपीरियंस है ना, कि कई लोग होते हैं बार बार प्रयास के बाद वो सक्सेस पाते हैं, क्योंकि उस दौर से वो गुजर चुके होते हैं और अपनी कमियों को जान चुके होते हैं, जिनको दूर करने का वो प्रयास करते हैं। और कुछ होते हैं कि एक बार में ही सफलता हासिल कर लेते हैं, उनके पास अपना नहीं लेकिन दूसरों का एक्सपीरियंस होता है, और हम हमेशा अपने ही एक्सपीरियंस से नहीं सीखते हैं, कई बार दूसरों के एक्सपीरियंस से भी हम सीखते हैं। अतः बुद्धि व्यक्ति के अंदर समस्या समाधान की एक अमूर्त क्षमता है। यानी कि अगर संक्षिप्त में हम कहें कि बुद्धि क्या है, तो जो व्यक्ति के अंदर समस्या समाधान की क्षमता है ना, और वो क्षमता कैसी है, अमूर्त है, जो हमें कभी दिखाई नहीं देती, वही क्या है, वो हमारी बुद्धि है। अब बुद्धि की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं, माफ कीजिए, परिभाषाएं हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में परिभाषा भी पूछ ली जाती है। बर्ड के अनुसार बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है। एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, एक परिभाषा दे दी, मान लीजिए यही दे दी, बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की जन्मजात क्षमता है, ये ध्यान रखना है। ये कथन किसका है, किस मनोविज्ञान का है, तो वहां पर ऑप्शन दे दिया आपको, बर्ट, टर्मन, स्टर्न, स्पीयरमैन, उसमें से एक आपको चुनाव करना है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चले। जो वीडियो में आपने देख लिया, बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े, बार बार फोन में ध्यान ना लगाना पड़े, अपने नोट्स उठाए और उसको साथ के साथ रिवाइज करते चले गए। दूसरा तरीका कि आपके पास चलो टाइम नहीं है रिवाइज करने का, तो जो स्क्रीन आपके फोन में दिखाई दे रही है ना, मैक्सिमम जो एस्पिरेंट्स है वो फोन से ही तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फोन क्या है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं, है ना। और अगर बात करें गृहिणियों की, जो हाउस वाइफ्स हैं, हाउस मेकर हैं, वो काम करते करते भी, मैंने अपना ऐसे ही तैयारी की है कि मैं खाना बना रही हूँ, रोटियां बेल रही हूँ, और साथ में मैंने अपना फोन रख लिया, है ना। जीरो से तो अच्छा है कि आपके माइंड में एक या दो चीजें चली जाएं, है ना, वो भी काम आती है। उसके बाद दूसरी परिभाषा है, हाँ जो मैं बात कर रही थी, थोड़ा भटक गए, उसके लिए माफी चाहती हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप लिख नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन है आपके पास कॉपी पेन नहीं है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसको आराम से बैठ के बाद में नोट्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बंकिंघम के शब्दों में बुद्धि क्या है, सीखने की योग्यता है। टर्मन ने वही बुद्धि अमूर्त कार्यों को संपन्न करने की योग्यता माना है। स्टर्न ने बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं का समायोजन की सामान्य योग्यता। देखिए यहाँ पर टर्मन और स्टर्न की कुछ कुछ मिल रहा है, मतलब परिभाषा में, जैसे कि योग्यता की बात कही है, अमूर्त कार्यों को संपन्न करने की योग्यता टर्मन के अनुसार, और नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता स्टर्न। अगर स्पीयरमैन की बात करें तो व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही क्या है, बुद्धि है। यानी कि स्पीयरमैन ने क्या कहा है, जो व्यक्ति की सामान्य योग्यता होती है, आप किसी कार्य को करने में अगर योग्य है, सक्षम है, तो वो क्या हो गई, आपकी बुद्धि हो गई। आप कोई भी कार्य करते हैं तो अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग ही करते हैं। गैरेट के अनुसार अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। यानी कि जो आपका अमूर्त चिंतन है, जो चिंतन उधेड़-बुन आप करते हैं, दिमाग में सोचते हैं किसी विषय पर, कि देखिए कोई भी काम आपके सोचे बिना तो होता नहीं है। सुबह जब आप उठते हैं, या कई बार सोने से पहले भी आपका दिमाग हमेशा ही चलता रहता है ना, आप शाम को ही सोच लेते हैं कि सुबह उठ के क्या क्या करना है, या सुबह उठ के आप दिन भर की प्लानिंग कर लेते हैं, है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पर हमने बुद्धि की परिभाषा और अर्थ को जान लिया है। अब इन परिभाषाओं से क्या क्या पॉइंट्स निकल कर आए हैं वो हम जान लेते हैं, कि बुद्धि क्या है, कुछ नया सीखने की क्षमता है ना। यहाँ पर नवीन की बात की, यानी कि नया, योग्यता यानी कि क्षमता, ठीक है। अमूर्त बात की है ना, अमूर्त रूप से सोचने, अमूर्त चिंतन या अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता है। अनियोजित रूप से समाज में समायोजन की क्षमता है। यहाँ पर समायोजन की भी बात आई है, तो समायोजन की क्षमता क्या है, बुद्धि है। अतः अगर एक ही
में सभी को पिरो दिया जाए एक माला के मोती की तरह, अगर इन सारी परिभाषाओं से अगर एक माला बनाने का प्रयास करें, उसको पिरोने की प्रयास करें, तो हमारे पास जो निष्कर्ष निकलता है, बुद्धि व्यक्ति की वह सामान्य या विशिष्ट विचार, तर्क शक्ति और निर्णय शक्ति है जो असामान्य स्थिति में उसकी कार्य कुशलता उसे सटीक निर्णय लेने में पूर्ण सहायता करती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। इस बार एग्जाम पार है ना, सिलेक्शन लेना है, 100% लेना है। थैंक यू।